गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी लोगों का स्वागत है आज के इस बैच के तीसरे दिन में। और हम लोग डे बाय डे अलग अलग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बता दीजिए आवाज़ ठीक से आ रही है तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं अच्छा हूँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सर पीडीएफ डलवा दीजिएगा। ठीक है, ये तो पीडीएफ आपको मैंने बताया था कि पीपीटी रेगुलर डला जाएंगे और पीडीएफ थोड़ा 24 घंटे के अंदर आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होंगे वो पीडीएफ, तो ये क्लास के बाद आपका पिछला क्लास तक का पीडीएफ आ जाएगा, फिर इसका पीडीएफ भी कल आ जाएगा। चलिए सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आज के क्लास में। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। देन मॉडर्न हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है। बेसिकली अभी तक जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए होंगे या देखे होंगे क्वेश्चन पेपर, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत स्पेशली 1857 के क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एक अच्छा चैप्टर और एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव माना जाता है भारतीय इतिहास का। और इसको एक प्रकार का युग विभाजक भी कहा जाता है, जहाँ से बेसिकली इतिहास दो खंडों में बढ़ जाता है। एक पीरियड जहाँ ब्रिटिश जो है भारत पर शासन स्थापित करने का प्रयास कर रहा होता है, तो वहीं 1857 के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भारत से हटाने का प्रयास होता है, और उसे हम लोग कहते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये यहीं से स्टार्ट होता है 1857 से। पीडीएफ पहले नहीं डाला जा सकता है, ठीक है। जब भी डलाएगा तो पीडीएफ आफ्टर क्लास ही डालेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास में सबसे पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका हम लोग बैकग्राउंड और आज के इस चैप्टर की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो कहानी का प्रयास समझने में सिंपल सा ये है कि भारतीय इतिहास को हम लोग दो खंडों में बांटते हैं, खास करके आधुनिक भारतीय इतिहास का, जिसका बीच का पड़ाव है 1857 की क्रांति। क्या हुआ कि इस 1857 की क्रांति से पहले हम लोग बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं 1608 से कि ब्रिटिशर्स जो है वो 1608 में आते हैं एंड ब्रिटिशर्स भारतीय शासन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो पीरियड था 1608 से लेकर 1857 तक, ये था ब्रिटिश शासन की स्थापना, यानी ब्रिटिश शासन स्थापित होने का प्रयास करता है। भारत में एक स्टेबल कह सकते हैं कि कॉलोनी सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करता है, और ये वो टाइम पीरियड था। एंड यहाँ से फिर शुरू होता है दूसरा टाइम पीरियड, जहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 1857 से लेके 1947। ये वो पीरियड है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तो इस तरह से यदि देखा जाए तो इस दो पीरियड को जोड़ता है ये 1857, यानी 1857 की क्रांति जो है इस दो पीरियड को जोड़ने का काम करता है। तो इसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1857 है। तो 1857 में क्या हुआ था? तो सिंपल सा कहानी ये था कि भारत ब्रिटिश की पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थे। सभी तरह के पॉलिसीज़ जो ब्रिटिश ने ले करके आए थे, लाइक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस शुरू किया, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, पॉलिटिकल चेंजेस किए, इकोनॉमिकल चेंजेस किए, सोशल चेंजेस किए, इवन उन्होंने मिलिट्री चेंजेस किए। ये सारे चेंजेस जो है वो बेसिकली भारतीयों के लिए नुकसानदायक थे। देन ब्रिटिशर्स ने एक नया चीज़ शुरू किया, जिसमें उसने सेना के क्षेत्र में एक नए कारतूस, जिसको चर्बीदार कारतूस कहते हैं, उसमें जो है उस क्वेश्चन के हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या था? तो 1857 में भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ, और इस आंदोलन के दौरान भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और बड़ा हिस्सा इफेक्टेड रहा। तो उसी को थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इनिशियल में सबसे पहले जो घटना हुई थी बिहार में, वो बंगाल में हुई, बैरकपुर में, जहां पर मंगल पांडे ने बेसिकली चर्बीदार कारतूस का जो है वो विरोध किया, और यहां से फिर यह विद्रोह उठ करके आता है मेरठ में एंड
मेरठ से यह विद्रोह पहुंच जाता है फिर दिल्ली में, और फिर दिल्ली से पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ तक कि ग्वालियर तक यह विद्रोह फैल जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह भारत के मुख्यतः इस भाग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा, और यह क्षेत्र जो है इस 1857 की क्रांति का मेन केंद्र रहा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं 3-4 चीज़ें, यानी 1857 की जो चैप्टर है उसको यदि आप पढ़ते हैं तो किन चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला है कारण, यानी कॉजेज। इसके बाद क्षेत्र, किस किस रीजन और एरिया में ये डेवलप हुआ था। इसके अलावा शासक जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा दमनकर्ता यानी सप्रेशर, यानी जिसने इस विद्रोह को दबाया। देन असफलता के कारण, देन परिणाम कि इस महत्वपूर्ण आंदोलन का रिजल्ट क्या रहा, और सबसे लास्ट में पढ़ते हैं स्वरूप, विद्रोह का नेचर कैसा रहा। तो बेसिक रूप से इस चैप्टर से यही वो पार्ट है जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही सब टॉपिक है जहां से आपके इस क्वेश्चन को निकाला जाता है और 1857 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉजेज पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमने अभी बताया कि उस समय ब्रिटिश पीरियड के दौर में जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ लागू किए गए थे, जैसे उन्होंने पॉलिटिकल चेंजेस किए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, इकोनॉमिकल चेंजेस किए, वो बेसिक रूप से ये इम्पॉर्टेंट रहा। देन किस एरिया में ये विद्रोह डेवलप हुआ, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव रहा। लाइक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली में नेतृत्व किसने किया, मेरठ में कैसे विद्रोह शुरू हुआ, कानपुर में कौन था, बिहार में किसने किया, इलाहाबाद में किसने किया। तो इस तरह के फैक्ट्स और पॉइंट्स जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आते हैं शासक की बात करते हैं। तो शासक में पूछा जाता है कि किस क्षेत्र का कौन सा नेतृत्व करता रहा। सभी लोगों के चैट दिख रहे हैं, बट आपके पास 2 ही घंटे है इस क्वेश्चन को डिस्कशन के लिए। यदि हम चैट्स पे डिस्कस करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन, मेरा जो आज का मेन प्राइम वर्क है, इसको डिस्कस करना ये छूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटिन्यूअस चैट दिखता है और उसको देख करके अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जिनको भी क्लियर नहीं दिख रहा है वो अपने ऐप में जाएं और वहाँ पर आपको क्वालिटी बढ़ाने के लिए दिया गया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और वहाँ से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आते हैं सप्रेशर, किसने विद्रोह को कहां दबाया। ये विद्रोह इतना व्यापक था 1857, उसके बावजूद भी ये असफल क्यों हो गया, यहां से क्वेश्चन आता है। विद्रोह खत्म होने के बाद इसका क्या परिणाम निकल करके आया, कैसे कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। एंड देन लास्ट, इस विद्रोह का स्वरूप क्या था, इसकी चर्चा। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक्स थे, इसी टॉपिक्स पर आज का डिस्कशन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को आपने कुछ देख रखा होगा, ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आएगी तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं, मंगल पांडे के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के बारे में आप जानते हैं कि मंगल पांडे वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले चर्बीदार कारतूस का विरोध किया था, और इसी के बाद धीरे धीरे घटनाएं भारत में बढ़ने लगी थी। आइए स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का विरोध किया था। ही अपोज द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज। तो इन्होंने उसका विरोध किया था, ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। सेकेंड है, वे 34th इन्फेंट्री के सिपाही थे। ही वॉज ए सोल्डर ऑफ 34th इन्फेंट्री, ठीक लग रहा है, तो यानी दूसरा भी सही है। तीसरा, उन्होंने सार्जेंट ह्यूरसन एवं लेफ्टिनेंट बाग की गोली मार करके हत्या कर दी। ही शॉट सार्जेंट ह्यूरसन एंड लेफ्टिनेंट बाग। और लास्ट है, उन्होंने 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। तो ही वाज हैंग्ड ऑन 18 अप्रैल 1857। तो इसमें से अगर हम देखें तो मंगल पांडे से रिलेटेड जो शुरुआती 3 स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही दिए गए हैं, जो रिलेटेड है मंगल पांडे से, क्योंकि मंगल पांडे ने जो है वो चर्बीदार कारतूस का विरोध किया था।
एंड देन 34th इन्फेंट्री से वो रिलेटेड थे। बट यहाँ पर जो 4th स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये 18 नहीं होगा बल्कि 8 अप्रैल होगा। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। हालांकि इस संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहले डेट यही तय किया गया था कि 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाएगी, बट लास्ट में क्या किया गया, ये चेंज कर दिया गया और उन्हें ये फांसी दे दी गई। उन्होंने ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी, ये भी सही है, बट ये मरा नहीं था, इसको ध्यान रखेंगे कि ये बच गए थे और बाद में इन्होंने ही कह सकते हैं कि कोर्ट में गवाही दी थी और इसी के बेस पे मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में हुई पहली घटना कौन सी थी? द फर्स्ट इंसिडेंट द हैपेंड इन बिहार। तो आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें से कौन सी घटना पहले बिहार में हुई थी? ऑप्शन है पीर अली द्वारा लोयल की हत्या, पीर अली एसिसनेटेड लोयल। सेकंड है दानापुर के सैनिकों का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ दानापुर सोल्जर्स। कुंवर सिंह द्वारा आरा पर अभियान, कुंवर सिंह कैंपेन ऑन आरा। एंड लास्ट, नन ऑफ दीज। तो इसमें से अगर हमें यह ढूंढना है कि पहला इवेंट या पहला घटना बिहार से रिलेटेड कौन सा है, तो अगर हमें बिहार में पूरा देखना पड़े तो हम लोग ये जानते हैं कि 12 जून 1857 को बिहार में पहला रिवोल्ट का शुरुआत हुआ था और ये रोहिणी के देवघर से हुआ था। बट चूंकि ये ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसको हटा के देखते हैं। तो इसको हटा के देखेंगे तो पीर अली द्वारा लोयल की हत्या का जो ये इवेंट है ये रिलेटेड है 3 जुलाई, यानी 3 जुलाई को इन्होंने लोयल को मारा था। दानापुर सैनिकों की घटना की बात करें तो ये 25 जुलाई से रिलेटेड है और कुंवर सिंह ने आरा पर जो अभियान किया था ये दानापुर सैनिकों की मदद से ही 27 जुलाई को किया था। तो इस तरह से अगर इस तीनों में से हमें ये ढूंढना हो कि पहला इवेंट या पहला इंसिडेंट कौन था जिसने बिहार को कह सकते हैं इम्पैक्ट दिया, तो इस ऑप्शन में से ये है। अदरवाइज यहां पर अगर ये ऑप्शन हो कि पहला इंसिडेंट क्या था तो आंसर अगर आपका होगा कि देवगढ़ के रोहिणी में पहला इंसिडेंट हुआ था जब सैनिकों ने 32nd इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो अगर ये ऑप्शन में होता तो ये आंसर हो सकता था, बट चूंकि ये ऑप्शन में नहीं है तो इन तीनों इवेंट्स में से जो फर्स्ट इवेंट जो बिहार में हैपेंड हुआ या हुआ वो पीर अली का हुआ। पीर अली कौन थे? तो पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे, बुक सेलर थे। उन्होंने एक अफीम एजेंट जिसका नाम था लोयल उसको हत्या कर दी थी एंड देन बाद में जो है उसको, ठीक है, बाद में पीर अली को भी फांसी दे दी गई थी। और फांसी कौन दिया था? तो उस समय का जो कमिश्नर टेलर था जो कि पटना का मेन कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूलर था, उसने जो है उनको फांसी दी थी। नेक्स्ट आते हैं, सुरेंद्र शाही ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र शाही लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑप्शंस है आपके संबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, असम। कहां से सुरेंद्र शाही ने इस रिवोल्ट को नेतृत्व दिया था? इसमें से ऑप्शन जो है, डेट याद रखना जरूरी है? नहीं, याद रखना जरूरी नहीं है, बट वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सुरेंद्र शाही थे ये बेसिकली सुरेंद्र शाही और इनके एक सहयोगी थे उज्जवल शाही, इन दोनों ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था उड़ीसा से। और उड़ीसा के स्पेशली किस सेक्टर से विरोध किया था? तो इसका नाम है संबलपुर। ये संबलपुर एरिया था जहां पर इस उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही ने इस 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ग्वालियर से झांसी की रानी ने किया था। भोपाल में रिवोल्ट हुआ नहीं था। और जो बेसिकली कहे असम में, तो असम में जो है विद्रोह हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है संबलपुर। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने बेसिकली इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आते हैं, आरा पर अभियान कर कुंवर सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया? विच ब्रिटिश ऑफिसर डिड कुंवर सिंह डिफीट ड्यूरिंग द कैंपेन अगेंस्ट आरा? तो कहा जाता है कि जब 25 जुलाई को जब दानापुर के कैंट के सारे सैनिक पहुंचे बाबू कुंवर सिंह के पास, तो बाबू कुंवर सिंह ने कहा कि क्या करना है। तो कुंवर सिंह को सैनिकों ने कहा कि आपके नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते हैं। देन कुंवर सिंह ने क्या किया कि इन सैनिकों की सहायता से वो पहुंच गए आरा, और आरा पहुंच करके उन्होंने आरा पे कब्जा कर लिया और यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी था वो मारा गया था। और ये घटना हुई थी 27
यानी बेसिकली 25 जुलाई को इनके पास सैनिक पहुंचे और 27 जुलाई को इन्होंने उसकी मदद से आरा पर कंट्रोल कर लिया। और यह आरा पर जब कंट्रोल किया तो वहां पर उस समय जो ऑफिसर था उसका नाम था कैप्टन डनवर। तो इस तरह से कैप्टन डनवर को हरा करके उन्होंने 27 जुलाई को आरा पर कंट्रोल किया था। कुछ बच्चे ली ग्रैंड ऑप्शन दे रहे हैं। ली ग्रैंड क्या है इसको भी मैं बताता हूं कि बाबू कुंवर सिंह जब बिहार में थे तो उन्होंने आरा पे कंट्रोल किया, बट एक ऑफिसर आया मेजर आयर, नाम यहां दिया हुआ है मेजर आयर। मेजर आयर ने बाबू कुंवर सिंह को बिहार छोड़ने के लिए फोर्स किया और बाबू कुंवर सिंह बिहार छोड़ करके उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। एंड देन वो उत्तर प्रदेश से वापस लौटते हैं और फिर आरा में आते हैं। वो कब आते हैं तो ली ग्रैंड के पास लड़ने के लिए वो आए थे 23 अप्रैल 1858 को। और इस समय उन्होंने क्या किया था कि जगदीशपुर में ली ग्रैंड को हराया था। तो बेसिकली जगदीशपुर में ली ग्रैंड हारा था और ली ग्रैंड से ये सामना कब हुआ बाबू कुंवर सिंह का तो 23 अप्रैल 1858 को हुआ। और ये कहां पे हुआ था तो ये याद रख सकते हैं कि ये इनके साथ जो संघर्ष हुआ था वो जगदीशपुर में हुआ था, जो उनका वास्तविक घर था। और यहां पर उन्होंने इनके साथ लड़ाई की थी। तो इसलिए यहां पे ध्यान रख सकते हैं, पहला याद रखेंगे डनवर जो आरा पे मारा गया था, देन आयर ने उनको बाहर भेजा या जाने के लिए फोर्स किया, एंड देन वो लौट के आते हैं, तब उनका सामना होता है ली ग्रैंड। ये क्वेश्चन आता है कि लास्ट बैटल बाबू कुंवर सिंह ने किस ब्रिटिश ऑफिसर के अगेंस्ट लड़ा था। देन लास्ट बैटल हुआ था किसके साथ, ली ग्रैंड से। और इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में 1857 में एकमात्र विद्रोह का केंद्र था। द ओनली सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन 1857 इन साउथ इंडिया वाज। तो साउथ इंडिया में स्पेशली विद्रोह का फैलाव नहीं हुआ था। अभी हम लोगों ने एक मैप के माध्यम से देखा था कि जो विद्रोह था वो स्पेशली नॉर्थ और कह सकते हैं कि ईस्ट और मिडिल पार्ट में ही फैला था। साउथ में रिवोल्ट का बहुत कम इंपैक्ट था, लेकिन एक छोटा मोटा इंपैक्ट यहां पर दिखता है। और ये छोटा मोटा इंपैक्ट कहां दिखता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि साउथ में इस रिवोल्ट का प्रभाव कहां पड़ा। ऑप्शंस आपके सामने है, सतारा, कुर्ग, बुंदेलखंड, मैंगलोर। तो इसका जो एकमात्र साउथ का जो सेंटर था जहां पर यह रिवोल्ट हुआ था वो था सतारा। सतारा जो है वो कहां आता है तो महाराष्ट्र रीजन में आता है, यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। और महाराष्ट्र क्षेत्र में यहां पर एक वकील थे रंगो बापो। रंगो बापो या रंगो बापू इनको कहा जाता है। और इन्होंने ही इस जगह पे लीड किया था मूवमेंट को या आंदोलन को। तो 1857 में साउथ में किसने विद्रोह को लीड किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। आंसर होगा रंगो बापो। और कहां पे हुआ था तो सतारा। सतारा कहां है तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ये बेसिकली सतारा रीजन है। और यहां पर एकमात्र जो है साउथ इंडिया का जो पॉइंट था वो यही था। महाराष्ट्र में इस रीजन में एक राजा थे प्रताप सिंह, और इसी राजा के वकील थे रंगो बापू या रंगो बापो। इसी ने बेसिकली लीड किया था इस रीजन को और उन्होंने यहां पर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट, बाबू कुंवर सिंह के संबंध में असत्य कथन ढूंढे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाबू कुंवर सिंह। फर्स्ट क्वेश्चन है, उनका जन्म 1777 में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन द ईयर 1777। वे छापामार युद्ध कला में निपुण थे। ही वॉज एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ गुरिल्ला वार। थर्ड है, उन्होंने अमर सिंह एवं कृष्ण सिंह की सहायता प्राप्त की। ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम अमर सिंह एंड कृष्ण सिंह। एंड लास्ट, वे बिहार के टिकारी महाराज से संबंधित थे। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि बाबू कुंवर सिंह के बारे में है। और बाबू कुंवर सिंह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो बिहार के लीडर थे। बिहार को लीड किसने किया था 1857 में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां आते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ही वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 77। ही वॉज एडप्ट इन द आर्ट ऑफ गुरिल्ला। और ये छापामार युद्ध करती और गुरिल्ला युद्ध में वो काफ़ी फेमस थे। ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम अमर सिंह एंड कृष्णा सिंह। तो अमर सिंह तो उनके भाई ही थे, तो
तो उनसे बहुत मदद मिली। और कृष्णा सिंह उनके सेनापति थे जिनसे उनको काफ़ी सहायता मिली थी, और बाद में इसकी हेल्प उन्होंने समानांतर गवर्नमेंट यानी पैरेलल गवर्नमेंट में भी रखा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा, क्योंकि यहां पे दिया गया है कि वो टिकारी राजा से संबंधित थे, टिकारी स्टेट से संबंधित थे। तो बेसिकली टिकारी जो है वो कहां है, तो गया में है, और जो अभी क्या कहलाता है, गया जी। तो ये टिकारी जो स्टेट था गया से रिलेटेड था, और इनका घर कहां था, जगदीशपुर, जो कि कहां है, आरा। और इनका जो पुराना जो बैकग्राउंड था वो बेसिकली उज्जैन से रिलेटेड था, यानी ये जो थे ये उज्जैन के राजपूत घराने से आते थे। तो इनका कोई भी संबंध टिकारी सेक्टर से नहीं था, इसलिए ये यहां पे हमें क्या ढूंढना था, असत्य कथन यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। और फोर्थ वन इज ए इनकरेक्ट एंड अदर स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष परिणाम 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? Which of the following direct consequences is not related to the revolt of 1857? तो 1857 के रिवोल्ट से कौन सा डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है? पहला है पील आयोग का गठन, सेकंड है विलय की नीति का त्याग, थर्ड कंपनी शासन की समाप्ति, और फोर्थ आर्म्स एक्ट। तो ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो इसका जो पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ पील कमीशन, तो ये पील कमीशन जो है 1860 में गठित हुआ था, और ये बेसिकली सेना में सुधार के लिए था। ये डायरेक्टली और रिलेट करता था 1857 से। सेकेंड जो है अबॉन्डमेंट ऑफ एनेक्शन ऑफ पॉलिसी, यानी जो बेसिकली जो विलय की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसको रोक दिया गया था। तो यानी सेकेंड वन इज करेक्ट। थर्ड है एंड ऑफ कंपनी रूल, तो कंपनी रूल खत्म हुआ था और क्राउन रूल एस्टेब्लिश हुआ था। तो तीनों सही है। तो यानी कौन सा गलत है, तो चौथा है, बिकॉज आर्म्स एक्ट का रिलेशन जो है वो क्या है, 1878 से है। एंड इस टाइम में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लीटन था। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल के पीरियड में आर्म्स एक्ट लाया गया था, तो लीटन था। लीटन गवर्नर जनरल था, बट लीटन का गवर्नर जनरल में ये आर्म्स एक्ट हुआ, इसका एक पक्ष ये था कि 1857 जैसे घटना से वो डरते थे और इस तरह का इवेंट वो नहीं चाहते थे। बट डायरेक्टली इसका रिलेशन हम लोग 1857 से नहीं जोड़ते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्म्स एक्ट, जो कि बेसिकली डायरेक्टली जो है को रिलेट नहीं करता है 1857 से। नेक्स्ट आते हैं 1857 के क्रांति का कौन सा कारण सैनिक कारण नहीं था? विच रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट ए मिलिट्री रीजन? तो बहुत सारे कॉजेज थे 1857 के, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, इसके अलावा आपका जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इसके अलावा सोशल, मिलिट्री कॉजेज। तो उसमें से मिलिट्री कॉजेज पर आते हैं। पहला, विदेश यात्रा के लिए विवश करना, फोर्सिंग टू ट्रेवल अबॉर्ड। सेकेंड है धार्मिक मान्यताओं पर रोक, रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजियस बिलीव्स, सती प्रथा पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सती प्रथा, एंड लास्ट नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस चार ऑप्शन में से अगर आप देखेंगे तो फोर्सिंग टू ट्रेवल अब्रॉड का मतलब था कि जबरदस्ती भारतीय सैनिकों को विदेश भेजा जाता था समुद्र पार करने के लिए। तो ये 100% रिलेटेड टू मिलिट्री रीजन। रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिलीजियस बिलीफ का मतलब यहां है कि सैनिकों को चंदन लगाने पे, पूजा करने पे, पगड़ी बांधने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं थे। तो दैट्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सती प्रथा इज ए बेसिकली ये एक ऐसा कॉज है जो मिलिट्री कॉज नहीं है, ये बल्कि सोशल कॉज है, यानी इसको हम लोग सामाजिक कारण के रूप में देख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है मिलिट्री कॉज में नहीं आएगा, और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और नस्लीय भेदभाव यानी सेना में भारतीय सैनिकों को हायर पोस्ट नहीं दिए जाते थे, लोअर पोस्ट दिए जाते थे। तो इस तरह से एकदम एक्चुअल है कि ये चौथा भी जो है वो बेसिकली मिलिट्री कॉज ही था। तो ये थर्ड वन इज नॉट ए मिलिट्री कॉज, इट्स ए सोशल कॉज। नेक्स्ट है विद्रोह का प्रारंभ 10 मई से माना जाता है क्योंकि द रिबिलियन इज कंसिडर्ड टू हैव बिगन ऑन 10th मई बिकॉज 10 मई से ही क्यों शुरू माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास। मंगल पांडे ने इस दिन विद्रोह किया था, मंगल पांडे रिवोल्टेड ऑन दिस डे। सेकेंड है मेरठ में स्थानीय जुलूस का आयोजन हुआ। थर्ड, बहादुर शाह फर्स्ट को विद्रोह का नेता इसी दिन चुना गया।
एंड द लास्ट वन इनमें से कोई नहीं। तो 10 मई को हुआ एक्चुअली क्या था? तो 10 मई को हुआ ये था कि 9 मई को क्या हुआ, 85 जो सैनिक थे मेरठ में, इस 85 सैनिक को 10 साल की सजा सुनाई गई। इसलिए सिर्फ सुनाई गई क्योंकि इन्होंने चर्बीदार कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था। तो इस बेसिस पे 10 साल की सजा दे दी गई। अब इसी चीज का बदला लेने के लिए सैनिकों ने क्या किया कि 10 मई को इसमें घुसे और जेल से इन सारे सैनिकों को छुड़ा लिया और सारे जो हथियार रखे हुए थे उसको ले करके वो चले गए। तो इस तरह से घटना भले ही मेरठ में हुई, बट ये मिलिट्री रीजन से हुआ था। और यहां ऑप्शन आपका मेरठ में क्या है, स्थानीय जुलूस। तो इस स्थानीय जुलूस से कोई लेना देना इस घटना का नहीं था। ए लोकल प्रोसेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द मेरठ। तो ये मेरठ में इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। यानी 10 मई से इसलिए शुरू माना जाता है बिकॉज मेरठ में जो सैनिक थे उन सैनिकों ने अपने साथी सैनिकों को छुड़ाते हुए विद्रोह की घोषणा कर दी थी। ये वो मेन रीजन था जिसके कारण 10 मई माना जाता है। इसके लिए नहीं क्योंकि स्थानीय लोकल रूलर्स या लोकल जो लोग थे वो विद्रोह किए थे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किसने 1857 की क्रांति में कानपुर से भाग नहीं लिया? Who among the following did not participate in the revolt of 1857 from कानपुर? यानी कानपुर से कौन रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने। पहला नाना साहब, तो ये तो बिल्कुल याद ही होगा कि नाना साहब ने ही कानपुर को नेतृत्व दिया था। और नाना साहब ने क्यों रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था? बिकॉज ये मराठा ये मराठा के क्या थे, वंशज थे। और जो लास्ट मराठा रूलर थे या पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उसके दत्तक पुत्र थे और ये पेशवा पद पाना चाहते थे और ये कानपुर में शिफ्टेड थे, तो इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आते हैं राव साहब और फिर है तात्या टोपे, ब्रिजेश कादिर। तो इसमें से जो ऊपर के तीनों आपको दिख रहे हैं ये दो नाना साहब के सपोर्टर थे, तात्या टोपे, राव साहब। ये जो ब्रिजेश कादिर है ये बेसिकली किसी भी तरह से इसका संबंध जो है वो कानपुर से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लखनऊ से रिलेट करते हैं। लखनऊ में जब जो एक्चुअल रूलर थे उनको पद से हटाया गया, देन बेगम हजरत महल ने वहां लखनऊ को लीड किया और लखनऊ में जिसको उन्होंने शासक बना करके लीड किया था वो यही बच्चा था जिसको शासक बनाया गया था। तो बेसिकली ब्रिजेश कादिर इज रिलेटेड टू लखनऊ और यह वह चाइल्ड कह सकते हैं कि नाबालिग शासक था जिसके बेस पे बेगम हजरत महल ने वहां से आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस अन्य विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? विच अदर रिविलियन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? तो बेसिकली फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो हम लोग 1857 को ही कहते हैं, बट इसके अलावा यदि किसी और विद्रोह को फर्स्ट इंडिपेंडेंस कहा जाए तो किसको कहा जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, मोपला रिवोल्ट, पाइका रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है ये है ऑप्शन बी, पाइका रिवोल्ट। ये 1817 में हुआ था। रिसेंटली इसके लेकर के पार्लियामेंट में भी चर्चा चली थी कि इसको फर्स्ट रिवोल्ट घोषित किया जाए, तो इसलिए इसको कहा जाता है दूसरा बेसिकली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है यदि 1857 के अलावा किसी को चूज करना हो। पाइका रिवोल्ट को क्यों कहते हैं? क्योंकि 1817 में ये पहला वो रिवोल्ट था जिसने ब्रिटिश को बहुत परेशान किया और इसको जो है लीड किसने किया था? तो बख्शी, जंगबंधु या जगबंधु, इन्होंने इसको लीड किया था और 1817 में लीड किया था। ये कहां हुआ था? तो ये उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ एक नागरिक विद्रोह था और ये उड़ीसा में इस विद्रोह का उद्भव हुआ था और इसी कारण से ये काफी ज्यादा जाना जाता है, चर्चित था। बट चूंकि बाद में 1857 की क्रांति ज्यादा पॉपुलर हुआ, इसके कारण उनको फर्स्ट
इंडिपेंडेंस वार कहा जाने लगा। बट उसके अलावा यदि कोई और ऑप्शन आपके पास ना हो तब इसको चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शिक्षित वर्ग ने 1857 की क्रांति में क्या किया? इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एजुकेटेड क्लास, उन्होंने क्या किया? विद्रोह का समर्थन किया, सपोर्टेड द रिवोल्ट, ब्रिटिश शासन का समर्थन किया, सपोर्टेड ब्रिटिश रूल, थर्ड ब्रिटिश में तटस्थ रहे, रिमेन्ड नेचुरल टुवार्ड्स द ब्रिटिश, और लास्ट है देसी शासकों का समर्थन किया, सपोर्टेड नेटिव रूलर्स। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो उस समय एजुकेटेड पीपल जो थे उन्होंने कोशिश की कि ना हम युद्ध में पार्टिसिपेट करें, ना विद्रोहियों का साथ दे, ना ही ब्रिटिश का साथ दे। तो ये ब्रिटिश हटा दीजिए यहां से, ये बेसिकली क्या रहे? तटस्थ रहे, यानी ऐसे लोग रहे जो कि नेचुरल रहे, वो किसी भी तरफ नहीं झुके और किसी भी तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने ना तो आंदोलन को सपोर्ट किया ना ही उसका अपोज किया, और वो बिल्कुल जो है तटस्थ रहे। और क्यों रहे? क्योंकि वो एजुकेटेड थे, उनको लगा कि ये मेरा काम नहीं है रिवोल्ट करना, हम इसमें नहीं जा सकते हैं। बाद में चूंकि नेशनलिज्म भारत में काफी हावी होता है, देन एजुकेटेड पीपल जो है वो इस मूवमेंट में शामिल होते हैं। इस पीरियड में नेशनलिज्म की भावना थोड़ी कम थी, इसी के कारण वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, 1857 की क्रांति का विस्तार हुआ था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड इन, ऑप्शन है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, दक्षिण पूर्व भाग में, साउथ ईस्टर्न रीजन, उत्तर मध्य क्षेत्र में, नॉर्थ सेंट्रल रीजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इस ऑप्शंस में से आपको क्या ढूंढना है? इस ऑप्शन में से आपको क्या ढूंढना है कि ये जो विद्रोह का क्षेत्र था वो कहां था, और यदि हम लोग शुरू के मानचित्र को देखने आए तो क्या देखने को मिलेगा? इस मानचित्र को देखें तो ये विद्रोह का रीजन है, तो इस इलाके में फैला था तो ये हो गया नॉर्थ, इस तरफ फैला था थोड़ा, इसको मान सकते हैं ईस्ट, और इस तरफ फैला था तो इसको मान सकते हैं मिडिल। तो यानी यह जो है उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र था बेसिकली इस इलाके में फैला था। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस ऑप्शन में से कौन सुटेबल ऑप्शन है फॉर इस क्वेश्चन के लिए। सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है जो इस लोकेशन को दर्शाता है? तो इस लोकेशन को दर्शाने में पहले हम लोग क्रॉस करेंगे कि कौन नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट में ये आंदोलन नहीं गया था, पंजाब क्षेत्र में नहीं गया था। साउथ ईस्टर्न दक्षिण में नहीं गया था, इसलिए इसको भी काट देंगे। सेकंड है उत्तर मध्य, ये हो सकता है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब होता है बेसिकली जो हमारा जो आज के समय में असम है, मणिपुर, मेघालय है। तो असम और मेघालय क्षेत्र में नहीं हुआ था, तो पूर्वोत्तर रीजन भी हम लोग इसको हटा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा सुटेबल यदि ऑप्शंस के आधार पर देखें तो उत्तर मध्य क्षेत्र का जो रीजन है वो ज्यादा सुटेबल दिख रहा है ऑप्शंस के लिहाज से, और इसलिए इसका सही उत्तर हम लोग ले सकते हैं उत्तर मध्य। यदि इसमें ऑप्शन में आपको जो है सर ऐसा क्या था जिसके कारण दक्षिण में नहीं गया? दक्षिण में क्या था कि रैयतवाड़ी सिस्टम था, वहां पर किसान खुद टैक्स देते थे, तो उनको जमींदारों से कोई परेशानी नहीं थी, जमींदार वर्ग नहीं था, और वहां कोई मीडिएटर वर्ग नहीं था। और जितने भी रिवोल्ट हुए थे इस 1857 में, तो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आपको क्या दिखाई देंगे कि कहीं ना कहीं कोई मीडिएटर वर्ग ने ही रिवोल्ट को शुरू किया। लाइक अगर आपको देखेंगे लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो कानपुर में नाना साहब, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, तो वहां भी चाहिए था ऐसे रजवाड़े जो थोड़ा फोर्सफुली जाएं और ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाएं। तो इसीलिए साउथ में ये कम रहा और नॉर्थ में और ईस्ट में ये ज्यादा रहा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी घटना लखनऊ में नहीं हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट डिड नॉट हैपन इन लखनऊ? पहला, ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस संघर्ष में मारा गया। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस वाज किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड, ब्रिटिश अधिकारी हैवलॉक विद्रोह को दबाने में असफल रहा। ब्रिटिश ऑफिसर हैवलॉक फेल्ड टू सप्रेस द रिबिलियन। थर्ड, बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण कर दिया।
बेगम हजरत महल सरेंडर्ड, और लास्ट है विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया, द रेबिलियन वाज सस्पेंडेड सप्रेस्ड बाय कैंपबेल। तो इस तरह से यहां पे हमें क्या ढूंढना है, कौन सी घटना नहीं हुई थी, यानी 4 स्टेटमेंट है और इसमें से हमें वो ढूंढना है कि जो सही नहीं है। तो सबसे पहले सही ढूंढते हैं। तो ब्रिटिश रेजिडेंट ने यहां मारा गया था, हेनरी लॉरेंस, ये कई ब्रिटिशर्स के साथ मारे गए थे, बिल्कुल सही है। हैवलॉक पहले आया यहां पर विद्रोह को दबाने, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और हैवलॉक भी यहां पर से हार जाता है। थर्ड, बेगम हजरत महल आत्मसमर्पण की, तो ये हार जाती है, ये भी सही है। विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया, ये भी सही है। तो यहां पर गलत कौन है, तो गलत ये है कि ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल जो है ये आत्मसमर्पण नहीं करती है, बल्कि ये नेपाल चली जाती है। जब इनको लगता है कि युद्ध में हम हार जाएंगे तो ये लखनऊ छोड़ करके नेपाल शिफ्ट हो जाती हैं, और इस तरह से ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था ब्रिटिशर्स के सामने, तो ये गलत है। और बाकी जो सभी स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15th नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में मुख्यालय कहां बनाया गया था? वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स सेट अप इन इलाहाबाद ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन कई बार आता है कि 1857 के दौरान ब्रिटिशर्स ने अपना हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट किया था। तो ब्रिटिशर्स ने जो हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था वो इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा, हाँ बाद में वो बेगम हजरत महल नेपाल में ही उनका देहांत हो जाता है, उनका मकबरा भी वही है। और ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, तो इसमें चूंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट अवध में ही था, यूपी में ही था, इसी के कारण ब्रिटिशर्स ने अपना हेडक्वार्टर इस पीरियड में इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया था। और इलाहाबाद में कहां शिफ्ट किया था, तो इसका सही आंसर जो है वो है मिंटो पार्क। मिंटो पार्क वो जगह है जहां पर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था, और यहीं से वो 1857 के विद्रोह को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको इलाहाबाद वाला पॉइंट भी आंसर हो सकता है, और दूसरा जो है ये वाला पार्ट भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विजय की बेला पुस्तक, जिसके लेखक जगदीश माथुर हैं। ये आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि विजय बेला के राइटर कौन है। ये किसके जीवनी पर लिखी गई है? द बुक विजय की बेला ऑथर्ड बाय जगदीश माथुर इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसके जीवन पर यह लिखी गई है? ऑप्शन है आपके सामने, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, तात्या टोपे। तो विजय की बेला जो है वो बेसिकली बिहार से रिलेटेड है, और बिहार से जैसे ही रिलेटेड होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह इसका सही उत्तर है, जिसके जीवनी पर एक स्टोरी या किताब लिखी गई है जिसका नाम है विजय की बेला, रिटेन बाय जगदीश माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? विच जनरल वाज इंजर्ड वाइल कैप्चरिंग दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? बेसिकली घायल तो हुआ ही, बाद में मारा भी गया था। तो कौन सा ऐसा था जो दिल्ली पर कंट्रोल करने के दौरान वो कंट्रोल नहीं कर पाया और मारा गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जेम्स आउटरम, जनरल जॉन निकलसन, जनरल ह्यूरो, जनरल नील। तो ब्रिटिश का जो दिल्ली का क्षेत्र था वो बेसिकली बहुत सबसे पहले अगर दिल्ली पर किसी ने कंट्रोल किया था तो उस दिल्ली को कंट्रोल करने वाला था जो है वो हडसन। तो हडसन ने तो चूंकि दिल्ली को जीता था, यहां क्वेश्चन ये है कि कौन उसको कंट्रोल करने गया और फेल हो गया। तो फेल हो गया वो है निकलसन। आप पढ़ते हैं दिल्ली में विद्रोह को किसने दबाया, तो निकलसन एंड हडसन आता है। तो निकलसन वो फर्स्ट ऑफिसर था जिसने दिल्ली के इस विद्रोह को कंट्रोल करने की कोशिश की और वो फेल हो गया। एंड देन बाद में हडसन जाता है और हडसन इसको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाता है। और दिल्ली को सप्रेस्ड किसने किया था, तो उसका आंसर होता है हडसन। बट उसमें फेल कौन हुआ, तो निकलसन। नेक्स्ट आते हैं नीलांबर और पीतांबर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से रिलेटेड है?
नीलांबर एंड पीतांबर वेयर द मेन हीरोज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, दे वेयर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, ऑप्शंस आपके साथ है बिहार, उड़ीसा, रुहेलखंड, झारखंड। तो अगर इसमें ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीलांबर और पीतांबर कौन थे? तो ये एक ट्राइब मूवमेंट से जुड़े हुए लीडर थे जिन्होंने ट्राइबल क्षेत्र में जो है इस विद्रोह को चलाया था। यदि यहां पर झारखंड ऑप्शन नहीं होता तो बिहार आंसर हो जाता, बट यहां झारखंड ऑप्शन दिया गया है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? झारखंड होगा। क्यों झारखंड होगा? क्योंकि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में जो ट्राइबल्स रहते थे उन्हीं ट्राइबल्स में से थे नीलांबर और पीतांबर, और इन्होंने बेसिकली ट्राइबल्स को लीड किया। और बाद में जब बाबू कुंवर सिंह जा रहे थे उस क्षेत्र से तो उनको भी सपोर्ट किया था, और इस क्षेत्र में सबसे मेन जो कह सकते हैं कि लीडर के तौर पे उभर के आए थे 1857 के दौरान। और इससे जस्ट पहले इसी क्षेत्र में यानी संथाल रीजन में एक रिवोल्ट हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं संथाल रिवोल्ट। उसका लीडरशिप किसने किया था? तो वो सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा। बट यदि ऑप्शन में झारखंड नहीं रहेगा देन बिहार हो जाएगा, क्योंकि जिस पीरियड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उस पीरियड में यह एरिया किसके अंतर्गत आता था? तो बिहार के अंतर्गत आता था, इसीलिए आंसर में बिहार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इसका लीडर कौन था? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़े स्टेटमेंट लंबे दिख रहे हैं कि बहादुर शाह जफर जो है वो लीडर था दिल्ली में, बट एक्चुअल कंट्रोल किसके पास था दिल्ली में? तो एक्चुअल कंट्रोल था उनके सेनापति के पास। और सेनापति जो है वो कौन था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जनरल बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, मनीराम दीवान और तात्या टोपे। तो दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल रूलर, उस लास्ट मुगल रूलर का जो एक्चुअल जो सेनापति था उसका नाम था जनरल बख्त खान, और जनरल बख्त खान ही मेन जो कह सकते हैं कि लीडर था जिसने दिल्ली को लीड किया। बट जब दिल्ली कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, देन दिल्ली को छोड़ करके जनरल बख्त खां जो है वो चला आता है यूपी, और यूपी में इसने फिर आकर के बेगम हजरत महल को सपोर्ट किया था और बेगम हजरत महल के साथ जो है पार्टिसिपेट किया था और इस युद्ध में लड़ा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप में से ज्यादातर लोग जो है ऑप्शन ए ही बता रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट मुझे पता चल पा रहा है कि आप लोगों को सबको याद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विद्रोह के दौरान रोटी और कमल, कभी कभी चपाती और कमल लिखा जाता है, इसको जो है सिंबल के रूप में यूज किया गया। मध्य प्रदेश पीसीएस का ये क्वेश्चन भी रहा है कि जो है वो इस विद्रोह का सिंबल क्या रहा है? तो सिंबल क्या रहा है? रोटी और कमल। तो यहां पर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसके स्टेटमेंट से रिलेटेड, कि पहला स्टेटमेंट है कि यह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक प्रभावकारी हथियार बन गया। सेकंड कहता है कि यह एक सुनियोजित आंदोलन था जिसका मूल उद्देश्य 1857 के विद्रोह के दौरान अनाज की कमी को दूर करना था। इट बिकेम एन इफेक्टिव वेपन ऑफ साइकोलॉजिकल वारफेयर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, और it was a well planned movement whose main objective was to overcome the shortage of grain during the revolt of 1857। तो अगर दोनों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत लग रहा है कि हाँ यहाँ जो मेन फोकस था कि शॉर्टेज ऑफ ग्रेन को ठीक किया जाए, और इसीलिए शायद उन्होंने जो है चपाती को अपना जो है कह सकते हैं कि रोटी को जो है अपना उन्होंने सिंबल चुना था। तो ऐसा नहीं है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लोटस और रोटी को एक साइकोलॉजिकल रूप में कहा जाता है कि जो सैनिक हुआ करते थे वो एक हाथ में रोटी एक हाथ में चपाती लेकर के गांव गांव घूमते थे और लोगों से सपोर्ट मांगते थे, और इस तरह से वो क्या करते थे, एक साइकोलॉजिकल तरीके से लोगों का सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे किसान इसके कारण उन्होंने सपोर्ट भी किया था। तो इसी कारण से किसानों का सपोर्ट, मजदूरों का सपोर्ट उन्हें मिला भी था। तो इस तरह से इसका क्या आंसर हो जाएगा? ओनली वन इज करेक्ट। और चूंकि हमें यहां क्या ढूंढना है? करेक्ट ही ढूंढना है, तो ये ओनली वन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ द रिवोल्ट 1857? कौन सा कारण इसमें से 1857 की क्रांति का था? पहला है ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियां, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सेकेंड है ब्रिटिश भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन इंडियन सोशियो रिलीजियस अफेयर, भेदभावपूर्ण सैनिक नीति, डिस्क्रिमिनेटरी मिलिट्री सिस्टम या मिलिट्री पॉलिसी, और चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग, यूज ऑफ ग्रीज्ड कारतूस या कार्टेज। तो इसका यूज जो करते थे वो, तो बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो ये चारों के चारों रीजन थे अलग अलग समय में, और जिसके कारण ये आंदोलन हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन में यदि ढूंढे तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3, 4 सभी जो है आपके इसके कारण थे, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। इसमें से इमीडिएट कॉज माने तो इमीडिएट कॉज जो था वो क्या था? चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। तो यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए इमीडिएट कॉज, तो इमीडिएट कॉज में ये वाला आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सिपाहियों का पहला विद्रोह कौन सा था जिसमें उन्होंने अपने सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध किया था? Which was the first revolt of the Sepoy in which they protest against interference in their social and religious practices? यानी कौन सा सैनिकों का पहला विद्रोह था जिसमें उन्होंने अपने सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का ब्रिटिश के सामने विरोध प्रदर्शन किया था? तो 1857 की क्रांति से पहले कई बार जो है सैनिकों ने विद्रोह किया था, बट सबसे पहला और सक्सेसफुल जो विद्रोह हुआ था वो था वेल्लोर में, और ये सबसे पहला सैनिक रिवोल्ट माना जाता है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो पहली बार सोशल रिलीजियस इश्यूज को लेकर के, मिलिट्री इश्यूज को लेकर के जो विद्रोह किया गया था, इसको कहा जाता है वेल्लोर रिवोल्ट। और वेल्लोर रिवोल्ट की अगर चर्चा करें तो ये जो रिवोल्ट हुआ था ये 1806 में हुआ था, और ये अगर 1857 को हटा दें तो उससे पहले हुआ सबसे मेजर मिलिट्री रिवोल्ट जो है वो इसी को माना जाता है। और इस समय मेजर रिवोल्ट जो रिवोल्ट हुआ था ये वाला, ये क्यों हुआ था वेल्लोर में? तो वेल्लोर में बेसिकली क्या करते थे ब्रिटिशर्स जो है वो सैनिकों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करते थे, उनको बाल काटने के लिए कहते थे, उनको पगड़ी नहीं पहनने के लिए कहते थे, उनको चंदन लगाने से मना करते थे। तो इस रीजन से ये पहला रिवोल्ट था जो कि सैनिकों का था और काफ़ी बड़ा था। और देन सबसे बड़ा रिवोल्ट जो होता है वो 1857 का होता है। तो यानी 1806 वेल्लोर फर्स्ट मिलिट्री जो है रिवोल्ट या स्पॉय रिवोल्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। What was the first incident related to the freedom struggle of 1857? यानी सबसे पहली घटना जो 1857 से रिलेटेड थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसी चार में से आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन है कानपुर विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व करना, दूसरा है अवध द्वारा बेगम हजरत महल का नेतृत्व करना, दिल्ली के लाल किले पर सिपाहियों का मार्च होना, और झांसी की रानी का विद्रोह। तो पहला है कानपुर रिवोल्ट एंड लीडरशिप एज्यूम्ड बाय नाना साहब, अवध लेड बाय बेगम हजरत महल, मार्च ऑफ सोल्डर टू रेड फोर्ट टू दिल्ली, रिवोल्ट ऑफ रानी ऑफ झांसी। तो बेसिकली हुआ क्या था रिवोल्ट को, अगर आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने कहानी, तो हुआ क्या था कि 10 मई को सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह किया, और मेरठ से विद्रोह करते हुए ये लोग चले गए दिल्ली, और अगले दिन पहुंचते हैं दिल्ली यानी 11 मई को। और 11 मई को इन्होंने क्या किया, दिल्ली के जो उस समय मुगल लीडर थे, मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उसको उन्होंने लीडर घोषित कर दिया और कहा कि आप ही हमारे लीडर हैं और देन आप ही के अंडर हम लोग ये आंदोलन करेंगे। जैसे ही बहादुर शाह जफर ने यहां पर आंदोलन शुरू किया, फिर धीरे धीरे बेगम हजरत महल ने, फिर नाना साहब ने, और फिर झांसी की रानी ने जो है विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से सबसे पहला जो घटना था वो 10 मई को मेरठ में हुआ, और सेकंड जो इवेंट था वो था सैनिकों का दिल्ली पहुंचना। तो यानी इस चारों स्टेटमेंट में से अगर हम सबसे पहला स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्च ऑफ सोल्जर्स टू रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। और दिल्ली ये क्यों गए थे? क्योंकि ये बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड जो मुगल रूलर था उससे सपोर्ट लेना चाहते थे, और इसीलिए वो दिल्ली गए थे। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, और ये सबसे पहला कह सकते हैं कि स्टेप था इन सभी ऑप्शंस में से।
नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। सेकेंड, मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के से संबंधित थे। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट टू बी हैंग ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। मंगल पांडे बिलोंग्स टू द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसमें से आपको ढूंढना है क्या सही उत्तर। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है कि अगर चर्बीदार कारतूस का मामला उठा और 1857 का मामला उठा तो पहला व्यक्ति जिसको फांसी हुआ ये मंगल पांडे थे। इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। और सेकंड कि ये मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे, ये भी बिल्कुल सही है। और इस तरह से यहां से सही ढूंढना है, इसलिए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 25, निम्नलिखित में से किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? Which of the following group did not take part in the revolt of 1857? कौन सा इसमें से विद्रोही है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो ऑप्शन है कृषक मजदूर, साहूकार, किसान, जमींदार, एग्रीकल्चर लेबर, मनी लेंडर, फार्मर, लैंडलॉर्ड। तो यदि अगर हम लोग ओवरव्यू करें तो कुछ जमींदार ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सारे जमींदार नहीं थे। लाइक बाबू कुंवर सिंह जैसे 1-2 ही जमींदार थे। किसान की बात करें तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बिकॉज अवध में बहुत सारे किसानों ने पार्टिसिपेट किया था और साथ ही साथ रोटी सिंबल के कारण बहुत सारे किसानों ने पार्टिसिपेट किया। साहूकार जो कि पैसे सूद पे देते थे, तो इनका काम नहीं था पार्टिसिपेट करना, तो इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। कृषक मजदूर ये ऑलरेडी किसान के ही श्रेणी में आते हैं, तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह से यहां पर अगर हम देखें तो 2 ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है और तीसरे ऑप्शन में हम 50-50 है, क्योंकि कुछ ही जमींदार ने पार्टिसिपेट किया था, ज्यादा जमींदार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट हमारे पास जो ऑप्शन चूज करने के लिए है उसमें 2 ही हमको ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए 2 और 4 यहां पर गलत है और हमें यहां पर चुनना क्या है, किसने भाग नहीं लिया था। तो नहीं लिया में साहूकार और जमींदार, तो ये दोनों थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और बाकी जो किसान से रिलेटेड है, मजदूर से रिलेटेड है, उन्होंने इसमें सैनिकों का साथ दिया था, अपने राजा का साथ दिया था और रूलर्स के साथ पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह से यहां पे चूंकि हमें ढूंढना है कि किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि जो मनी लेंडर्स थे, साहूकार थे और जो लैंडलॉर्ड होते थे, उन्होंने ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं, इस सूची को मिलान करें। ये फेमस क्वेश्चंस रहे हैं 1857 से विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह को मिलान करने वाला जैसा। तो सबसे पहले आते हैं कि एक तरफ आपको दिए गए हैं लीडर्स, दूसरे तरफ दिए गए हैं क्षेत्र, तो इसको मिलान करना है। तो बख्त खां कहां से रिलेट करता था? तो बख्त खां का संबंध दिल्ली से था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली में जो एक्चुअल लीडर था वो कौन था, बख्त खां। इसके अलावा कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह बहुत सिंपल ऑप्शन है आपके सामने, आरा, यदि बिहार भी रहता तो हो जाता। नाना साहब भी बहुत सिंपल ऑप्शन है, कानपुर। और मौलवी अहमदुल्ला ने अवध यानी यूपी के ही क्षेत्र में जो है इन्होंने लीड किया था और ये प्रमुख लीडर्स में से एक थे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए कि जो आपको आता है सबसे पहले उसको मैच कीजिए एंड देन अदर क्वेश्चंस की ओर और अदर फैक्ट्स की ओर जाइए। तो यहां पर आपको जो आ रहा है उसको मैच करने के बाद आंसर क्या होगा, ए का 4 होना चाहिए। तो हमारे पास 2 4 वाले हैं, तो यानी 3 वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें बी का 1 मिल गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सबसे आसान है और सी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यदि 1-2 भी आपके पास पता हो, याद हो, तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1857 के क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने, कौन सही नहीं है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी हमें यहां से रॉन्ग या फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है। पहला है बिहार में क्रांति की शुरुआत जो है 12 जून को हुई। द रिवोल्ट इन बिहार स्टार्टेड ऑन 12th जून। सेकेंड, बिहार में क्रांति की शुरुआत 32वीं इन्फेंट्री ने की। द रिवोल्ट इन बिहार वाज स्टार्टेड बाय द 32nd इन्फेंट्री। थर्ड, बिहार का विद्रोह रोहिणी देवघर से स्टार्ट हुआ। द रिविलियन स्टार्टेड फ्रॉम रोहिणी देवघर। एंड द लास्ट वन, रोहिणी के विद्रोह का दमन विंसेंट आयर ने किया। द रिविलियन ऑफ रोहिणी वाज सप्रेस्ड बाय द विंसेंट आयर। तो यहां पर अगर हम ये ऑप्शंस अगर आपको देखते हैं
तो इस ऑप्शंस में देखें तो हमें ढूंढना है असत्य। तो पहला बिल्कुल सही है कि बिहार में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ये विद्रोह की शुरुआत जो है 12 जून से हुई। एकदम सही है कि बिहार में विद्रोह जो है 12 जून से शुरू हुआ। सेकंड कि इसको 32nd इन्फेंट्री ने शुरू किया था, ये भी सही है। थर्ड, विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी से हुआ था, देवघर से, ये भी सही है। तो इसका मतलब 3 सही है। तो हमारे पास ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी, जो गलत होगा। तो ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि रोहिणी जो उस समय झारखंड में था, तो विंसेंट आयर जो थे, इनका रिलेशन जो है वो किससे है? ये आरा से है। इन्होंने आरा में विद्रोह का दमन किया था। और यहां कहा जा रहा है कि रोहिणी के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो रोहिणी के विद्रोह का दमन जो है मैकडोनल्ड नाम के जो है ब्रिटिश ऑफिसर ने किया था। और पूरे बिहार का यदि सपरेशन पूछा जाएगा तो बिहार के विद्रोह का दमन जो है, बिहार के विद्रोह का दमन जो है वो बेसिकली किया गया था विलियम टेलर द्वारा, जो कि उस समय पटना के कमिश्नर थे। तो यानी यहां से क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेजर मैकडोनल्ड, जिसने 32nd इन्फेंट्री के विद्रोह का दमन किया और बाद में 32nd इन्फेंट्री को बंद कर दिया गया था। ठीक है। और यहां से फिर विद्रोह फैल करके कहां चला आया? फैलते फैलते फिर बिहार के पटना में पीर अली के पास, और फिर धीरे धीरे वो बिहार के अदर सेक्टर में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 फेल्ड टू सिक्योर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफी पहले पूछा गया, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया है। सेकेंड है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासक संघर्ष से दूर रहे। तो पहला स्टेटमेंट, और फिर हम लोग इधर आते हैं तो क्या है हमारे पास कि ए और आर दोनों सत्य है। एक स्पष्टीकरण देता है, दूसरा स्पष्टीकरण नहीं देता है, इस तरह से। तो पहले स्टेटमेंट पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा। यानी 100% ये क्या है? सही स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू। सेकंड कहता है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासक संघर्ष से दूर रहे। यानी जो बहुत सारे ऐसे रूलर रहे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और जो बहादुर शाह जफर था वो भी अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसी कारण से ये फेल हो गया। तो यानी रीजन बिल्कुल सही है, और रीजन पहले वाले क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा कि ए एंड आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। यानी स्पष्टीकरण का मतलब यहां यह होता है कि क्लियरिफिकेशन देना कि क्या पहला वाला दूसरे के कारण ही हुआ था। तो हां, पहला वाला कहता है कि ये जो मूवमेंट था ये फेल हो गया था। और फेल क्यों हुआ था? क्योंकि मैक्सिमम रूलर ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मैक्सिमम भारत के पार्ट ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके कारण ही यह जो आंदोलन या मूवमेंट था ये फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858, आपको पता होगा कि विक्टोरिया महारानी ने घोषणा किया था। तो 1858 की जो घोषणा था उसका उद्देश्य क्या था, यानी इसका मोटो क्या था, इससे रिलेटेड पॉइंट क्या था? भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के किसी भी इरादे का खुलासा करना। यानी वो चाहते थे कि ये बताना कि टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स। यानी वो चाहते थे कि भारतीय राज्यों को हम मिला लेंगे, इसके बारे में बताने के लिए। सेकंड है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के अधीन रखना, यानी भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर करना, जो कि पहले किसके अंडर हुआ करता था? तो पहले जो है ये कंपनी के अंडर हुआ करता था। थर्ड है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना। द रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया, यानी ये भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को बढ़ाना। तो अगर आप इस तीनों ऑप्शन में से देखें तो कौन सा यहां हमें ढूंढना है सही उत्तर? तो बेसिकली ब्रिटिश क्राउन ने जो डिसीजन लिया, इस डिसीजन में हुआ ये कि पहला वाला बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कहते हैं कि भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के किसी भी इरादे का खुलासा करना। यानी ये चाहते थे कि इंटेंशन जो भारत के स्टेट्स को कब्जा करने का है उसको बताना। तो ऐसा नहीं था, ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बंद करने के लिए घोषणा किया गया था, ना कि इसको चालू करने के लिए। तो पहला तो बिल्कुल गलत।
सेकंड है कि भारत का प्रशासनिक शासन ब्रिटिश क्राउन के अंडर जाएगा, ये बताना। ये बिल्कुल 100% क्या हो गया, सही हो गया। तो यानी आपके पास एक सही मिल गया, एक गलत मिल गया, अब उसके बेस पे आंसर ढूंढना है। थर्ड कहता है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना, रेगुलेट करना। तो रेगुलेट तो पहले से था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, तो इसमें नया रेगुलेट क्या करना था? यहां तो सिर्फ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, शासन वो करेगा। तो यानी थर्ड स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं है। तो चूंकि पहला वाला कट गया है और इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज ओनली 2 इज करेक्ट। तो यहां पर आपको क्या करना है? 2 इज करेक्ट, और यहां पर सही ही ढूंढना है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती किस क्षेत्र से की? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द। अब ये क्या हुआ था कि भारत में विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, तो भारत के मैक्सिमम हिस्से ने क्या किया कि ब्रिटिश को बहुत परेशान किया, ब्रिटिश को तंग किया, ब्रिटिश को टॉर्चर किया। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम वैसे रीजन से अपने सैनिक चुने जिस रीजन ने या जिस क्षेत्र ने विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसे रीजन से आने वाले ऑफिसर्स या जो सैनिक होंगे वो लॉयल होंगे, वो विश्वासी होंगे और ब्रिटिश का साथ देंगे। और जिन्होंने स्पेशली ब्रिटिश की मदद की थी विद्रोह को दबाने में, वैसे ही रीजन से उन्होंने अपने सैनिक चुनना शुरू किया। और वो कौन थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की? तो उसमें थे स्पेशली गोरखा सैनिक जो नेपाल और पहाड़ी इलाकों से आते थे। एंड द थर्ड कि इसमें जो बाकी लोग थे वो भी इनकी मदद कर रहे थे, वो कौन थे? तो सिख कम्युनिटी और सिख क्षेत्र से आने वाले सैनिक। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ज्यादातर सैनिक अब हम यहां से चुनेंगे, और जिन्होंने उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया लाइक बिहार और यूपी, तो बिहार और यूपी के सैनिकों को उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम नहीं आपको ज्वाइन कराएंगे क्योंकि आपने हमारे खिलाफ रिवोल्ट किया है। तो बेसिकली बिहार और यूपी से बहाली और भर्ती कम हो गया, और जो सिख कम्युनिटी और गोरखा कम्युनिटी थे वहां से ज्यादा संख्या में उन्होंने बहाली करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गोरखा और सिख क्षेत्र यानी पंजाब क्षेत्र से उन्होंने बहुत सारे जो है सैनिक उन्होंने बहाल किए बाद में। और किस क्षेत्र को अवॉइड किया? तो अवॉइड करने वाले में आ जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो क्षेत्र थे, इस क्षेत्र के जो रूलर्स थे उनको अवॉइड किया। और ये बिल्कुल आप कमेंट कर रहे हैं, पील कमीशन आपने पढ़ा अभी, पील आयोग। तो पील आयोग का काम ही यही था, उसने यही बताया कि एक्चुअली में जो भारत में जो विद्रोह हुआ था उसका एक बड़ा कारण था कि सैनिक का जो रेशियो है वो ज्यादा था, स्पेशली भारतीयों का। तो उन्होंने ये कमीशन को इन्होंने कहा कि इसको घटा करके आप 2-1 कर लीजिए, यानी भारतीय जो है वो 2 होंगे और ब्रिटिशर्स मात्र 1 होंगे। और इसको घटाने के साथ साथ उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि ज्यादातर वैसे सैनिक को चुनिए जो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो इस तरह से ये वो रीजन था जिसको बाद में प्रमोट किया गया या वहां से सैनिक ज्यादा चूज किए गए। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements about the revolt of 1857 is correct? ऑप्शन से पहला, यह विद्रोह राजाओं, नवाबों और तालुकारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और योजनाबद्ध किया गया। This revolt was carefully organized and planned by the राजाज, नवाब्स एंड तालुकेदार्स। तो पहला यहां जब वर्ड आए ना, मतलब स्टेटमेंट पढ़े, तो स्टेटमेंट को पूरा नहीं पढ़ना है, उसको रट नहीं जाना है, उसमें कीवर्ड ढूंढना है कि कौन सा सही और गलत दिख रहा है। तो यहां कहता है कि ये वेल प्लान्ड था, योजनाबद्ध था। तो आपको पता है कि 1857 की क्रांति में कोई प्लानिंग नहीं थी और इसी कारण से फेल हुआ था, ये सबसे बड़ा रीजन था। तो पहला स्टेटमेंट तो हमने पहले ही काट दिया और हमें ढूंढना क्या है? सही। तो सही ढूंढने का मतलब क्या होता है कि यहां से अगर हम करेक्ट ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसमें से 3 इनकरेक्ट होंगे। तो बारी बारी से आपको क्या करना है? इनकरेक्ट को हटाते जाना है, अपने आप करेक्ट तक पहुंच जाएंगे। सेकंड कहता है कि अफवाहों और भविष्यवाणियों ने इसको फैलने में कोई मदद नहीं की। तो यह भी गलत है, क्योंकि अफवाह ये फैली थी कि ब्रिटिशर्स जो है वो 100 साल में भारत को छोड़ के चले जाएंगे। एंड देन 1757 में पहले पलासी का बैटल हुआ था, तो लोग ये सोच रहे थे कि 100 साल जो है वो हो चुके हैं, तो इसलिए 1857 में ब्रिटिशर्स चले जाएंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही, मतलब भविष्यवाणी जो है, अफवाह जो है वो फैली थी और ये कह रहा है कि नहीं फैली थी, तो इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड कहता है 1857 के विद्रोह
उद्घोषणा ने जाति और धर्म से परे जनसंख्या के कुछ वर्गों को आकर्षित किया। तो द रिबेलियन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 अट्रैक्ट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, यानी बहुत सारे ऐसे लोग जो जाति धर्म से परे होकर के इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो ये बिल्कुल सही है कि इस रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली, कास्ट को सबने दूर किया और रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। कास्ट रिलीजन ये उतना बैरियर नहीं था इस पीरियड में, और जितने भी लोगों ने भाग लिया इस चीज को कहीं भी फोकस नहीं किया कि हाँ ये किस रिलीजन का या किस कास्ट का लड़ाई है, सीधा ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने पहुंच गए। तो तीसरा ऑप्शन सही दिख रहा है। अब चौथा छोड़ नहीं देना है, उसको भी पढ़ना है। अंग्रेजों ने विद्रोहियों पर शीघ्रता एवं आसानी से नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त कर ली। तो ऐसा नहीं था, ब्रिटिशर्स को बहुत टाइम लगा इस विद्रोह को दबाने में, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का समय लगा। और यह पहला ऐसा अवसर था जब ब्रिटिशर्स को एक समय लगने लगा था कि कहीं हमें भारत खोना न पड़ जाए। उनको यह फील आने लगा था कि मे बी पॉसिबिलिटी कि भारत हमारे हाथों से निकल जाएगा, बट वो फाइनली लास्ट तक वो भारत को बचाने में सक्सेसफुल रहे। तो इस तरह से 3 स्टेटमेंट आपके हो गए गलत, और ये 3rd स्टेटमेंट हो गया सही कि इसमें कास्ट बैरियर उतना नहीं था, रिलीजियस बैरियर उतना नहीं था, और फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आते हैं, इसको मिलान करें। इसमें एक तरफ विद्रोह है और दूसरा दमनकर्ता, यानी जो विद्रोही थे और विद्रोह के क्षेत्र थे, और सप्रेशर यानी विद्रोह को दबाने वाले कौन कौन थे, इसको मिलान करना है। ऑप्शन आपके पास है दिल्ली। तो दिल्ली में मैंने अभी बताया था कि निकलसन दबाने के दौरान मारा गया था और हडसन ने बेसिकली इसको दबाया था। तो निकलसन एंड हडसन रिलेटेड टू दिल्ली। सेकंड आते हैं कानपुर, झांसी, इलाहाबाद। तो कानपुर कैंपबेल, झांसी जनरल ह्यूरोज, और इलाहाबाद में कर्नल नील ने विद्रोह का दमन किया था। तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ही पहले से ही मैच किया हुआ है, तो आपको मैच करने में ज्यादा परेशानी नहीं उठानी है। तो ये सप्रेशन वाला और विद्रोह के लीडर वाला ये टेबल आपको याद रखना है। 1857 का ये टेबल आपके एग्जाम में नोटबुक में बहुत जगह दिखा होगा, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें आप ये दिया हुआ है, ये सारे आपको ऑलरेडी पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये अगर आप पढ़ेंगे तो इससे रिवीजन हो जाएगा, और एक बार 2 बार देखने से जो नहीं भी याद है उससे आपको एग्जाम से पहले ये सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन की दिशा में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सेना के बारे में उठाए गए कुछ कदम, उस पर चर्चा करना है। पहला स्टेटमेंट है, सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा दिया। अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया। और थर्ड, भारतीय रेजिमेंट विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण थी। अब यहां ढूंढना है कि ये स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो पहला कहता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस टू इंडियंस इन द आर्मी वाज रेज्ड, यानी सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि पील कमीशन ने यही रिपोर्ट दिया था कि ब्रिटिश को बढ़ाओ, तो ब्रिटिश को बढ़ाया गया, बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है अधिकारी वर्ग में भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति समाप्त हो गई। यानी पहले क्या होता था 1858 से पहले, यानी 57 से पहले, कि जो ये विद्रोह होता था, इस विद्रोह में सेना में पहले ये होता था कि ऑफिसर ग्रेड ऑलवेज जो है वो सिक्योर रखा जाता था ब्रिटिशर्स के लिए, और जो सैनिक थे और सैनिक से सूबेदार पोस्ट तक जो है वो इंडियंस जा सकते थे, ऑफिसर नहीं बन सकते थे। ठीक है, तो ऑफिसर नहीं बन सकते थे, तो क्या उसको बाद में ऑफिसर बनने की अनुमति भारतीयों को दे दी गई? बिल्कुल नहीं। 1858 के बाद ऐसा भी नहीं हुआ कि भारतीयों को ऑफिसर बनाने की योजना हो गई। अभी भी ब्रिटिशर्स ही ऑफिसर बन सकते थे, भारतीय जो है वो सिपाही तक ही रहते थे। और भारतीय रेजिमेंट विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण था। इंडियन रेजिमेंट्स वेयर मेड ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कास्ट एंड ग्रुप्स।
तो बिल्कुल सही बात है कि इंडियन जो रेजिमेंट होते थे ये मिक्सचर होते थे, कुछ सिख ग्रुप के होते थे, कुछ गोरखा समूह के होते थे, कुछ जाट होते थे, तो कुछ अलग अलग बटालियन, तो अलग अलग बटालियन होते थे। तो फिर सही ढूंढना है, तो 1 और 3 हमें सही दिख रहा है और सेकंड वाला गलत दिख रहा है, तो सेकंड को आप हटा देंगे और 1 और 3। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ये एक तरफ हमें शासक हैं और सेकंड दूसरे तरफ इसमें दिया गया है कि कौन से शासक किस चीज से रिलेटेड है और किस तरह से इस इवेंट में उन्होंने जुड़ा था। तो इसमें क्या करना होता है कि ऐसे जब मैच करने वाले क्वेश्चन आए तो पहले ये देखना है कि कौन सा आपको पता है, जो पता है उसी को पहले क्या करना है, बनाने की कोशिश करना है। जैसे बाबू कुंवर सिंह, तो बाबू कुंवर सिंह के बारे में पता है, शहीद हुए थे, तो आप शहीद से जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें आपको ऑप्शंस को पहले ध्यान देना है, तो जो सबसे ज्यादा आपको सही पता है, लाइक ये पता होगा कि तात्या टोपे जो है ये बेसिकली अपने मित्र के धोखे, जो मानसिंह नाम के राजपूत शासक थे, उसके धोखे के कारण बेसिकली मारा गया था। कौन? तात्या टोपे। तो इसलिए इसका सही उत्तर तात्या टोपे को जोड़ दिए पहला से, हैंग ड्यू टू द बेट्रियल बाय फ्रेंड, यानी उनके धोखे के कारण जो है ये फांसी चढ़ गए थे। झांसी की रानी की बात करें तो ये लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। नाना साहब ये जो है वो नेपाल चले गए थे, तो अपने आप बच गया बाबू कुंवर सिंह, तो मृत्यु के समय अपराजित। ये कहा जाता है कि 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह ने युद्ध किया, उस युद्ध में जीत गए और जब तक ब्रिटिशर्स आए तब तक वो स्वतंत्र रूप से जीते हुए तरीके से वो अपने किले पर शासन कर रहे थे जगदीशपुर में। और फिर चूंकि उनका एक हाथ कट गया था, उन्होंने अपना हाथ काट लिया था गोली से बचने के लिए, तो उसी घायल होने के कारण वो मर गए थे। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने उनको शहीद किया था। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो मैचिंग है वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से किया जा सकता है। और इस तरह से अगर आप मिलान कर लें तो जो सबसे पहले आपको पता था कि सी का 4 होगा, तो यहां ऑप्शन नंबर सी और यहां ऑप्शन नंबर 4। तो अगर एक पता होता तब भी आप आंसर क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। बाकी ऐसे तो आपको सब पता है, तो बहुत आसान है निकालना। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्या किया जाता है, एग्जाम में क्या किया जाता है कि थोड़ा सा अपने ब्रेन का यूज किया जाता है, प्रैक्टिस के दौरान जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि विद्रोह 10 मई 1857 को बैरकपुर में शुरू हुआ था। द रिवोल्ट बिगेन एट बैरकपुर ऑन मई 10, 1857। मंगल पांडे ने 37वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे। मंगल पांडे बिलोंग्स टू 37th नेटिव इन्फेंट्री। बहादुर शाह को प्रतीकात्मक प्रमुख चुना गया। बहादुर शाह चूजन एज सिंबॉलिक हेड। तो यदि अगर सारे स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो इसमें से आपको क्या देखने को मिला, ये वाला तो दूर से ही दिख रहा है कि 37th लिखा हुआ है, यहां पे हमको क्या चाहिए 34th नेटिव इन्फेंट्री, तो यानी ये वाला बिल्कुल गलत दिख रहा है, इसको हमने चेंज कर लिया 34th कर लिया, तो यानी पहला हमको गलत मिल गया। और चूंकि हमें यहां ढूंढना क्या है, सही वाला, तो दूसरा वाला गलत है, तो जिसमें 2 होंगे वो हटा दीजिए। तो अब आपके पास बच गए ऑप्शन नंबर 2। अब इस 2 में से एक सही ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट लग रहा है ठीक है, 10 मई को हुआ था, बिल्कुल सही है। बैरकपुर से हुआ था? नहीं जी भैया, बैरकपुर से नहीं हुआ था, ये तो मेरठ से हुआ था। तो यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमने पहला भी छांट लिया तो ये भी हो गया गलत। तो अब अपने आप क्या बच गया, थर्ड। ऑप्शन में केवल 3 वाला एक है ही। अब अगर ये गलत भी होता तो हमको नहीं ढूंढना है भैया, आराम से 3 वाला आंसर मिल गया, हम खुश हैं। ठीक है, तो आपके पीटी में एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट होता है कि आप घर से क्या पढ़ के आए इससे मतलब नहीं है, आपको जो मिला है उसमें से आप कितना जानते हैं उससे आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये इजी हो जाता है आपको ऑप्शन मिलने के कारण, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, मंगल पांडे के संबंध में सही कथन को चिन्हित कीजिए। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मंगल पांडे। पहला है मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। मंगल पांडे वाज सोल्जर ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री, तो ये अभी हम लोगों ने देखा, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने चर्बीदार कारतूस के विरुद्ध बगावत की। ही रिबेल्ड अगेंस्ट द ग्रीस्ड कार्टेज।
और उन्होंने सार्जेंट ह्यूडसन एवं लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर घायल कर दिया। ही शॉट एंड इंजर्ड सार्जेंट ह्यूसन एंड लेफ्टिनेंट बाग। एंड लास्ट, वे बलिया अवध के मूल निवासी थे। ही वॉज ए नेटिव ऑफ बलिया, यानी अवध के रहने वाले थे। ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं, तो यदि आपको जो जो सही पता है, जैसे ये आपको सही पता है, ये भी सही पता है, ये पता है, ये वाला याद नहीं है, चलेगा। 1 2 3 है, चौथा भी जोड़ लीजिए, वो बलिया से ही थे। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो मंगल पांडे से रिलेटेड है और सही है। ठीक है। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण थे। What were the reasons for the failure of the revolt of 1857? तो आपको पता है कि ये जो रिवोल्ट था वो फेल हो गया था, पास नहीं हुआ था। तो क्यों पास नहीं हुआ था, उसमें से कुछ रीजंस दिए गए हैं, थोड़ा देखिए। पहला कहता है कि विद्रोह में समाज के सभी वर्गों ने भागीदारी नहीं दी, यानी ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिविलियन, यानी सब लोग नहीं आए। तो ठीक ही कह रहे हैं कि सब लोग तो आए नहीं थे, बहुत सारे राजा नहीं आए थे, बहुत सारे जमींदार नहीं आए थे, बहुत सारे लोग नहीं आए थे, बेसिकली साहूकार नहीं आया था, शिक्षित वर्ग के लोग नहीं आए थे। पहला सही दिख रहा है। दूसरा कहता है विद्रोह का भारत के सभी भागों में नहीं फैलना, ये भी सही है कि हाँ रिवोल्ट जो है वो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और मिडिल पार्ट में ही रह गया था। साउथ इंडिया बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, वेस्ट इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या लग रहा है, सही लग रहा है। थर्ड है विद्रोहियों की तुलना में ब्रिटिश सेना अच्छे शस्त्रों से सुसज्जित एवं संगठित थे। द ब्रिटिश आर्मी वॉज बेटर एक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड देन द रिबल्स, यानी विद्रोहियों से ज्यादा उनके पास बढ़िया व्यवस्था थी, ब्रिटिशर्स के पास सेना थी, ब्रिटिश के पास हथियार थे, बिल्कुल सही। फोर्थ वन, भारतीय विद्रोह उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था। इंडियन रिबेल्स वेयर इंस्पायर्ड बाय हाई नेशनल सेंटिमेंट्स, तो ये बिल्कुल गलत है कि इंडियन जो थे वो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे, इसलिए विद्रोह का पतन नहीं हुआ था। क्योंकि उनमें राष्ट्रीय भावना थी इसलिए तो विद्रोह भड़का, अगर ये राष्ट्रीय भावना नहीं होती तो विद्रोह होता भी नहीं। तो यानी ये फोर्थ वाला फेल होने का रीजन नहीं था, ये तीनों मेन रीजन थे जिसके कारण ये विद्रोह फेल हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी 1 2 एंड 3 ये मेन कॉजेज है जिसके कारण विद्रोह क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसके अलावा भी अदर कॉजेज थे, जैसे उनके पास प्लानिंग नहीं होना, यूनिटी नहीं होना, लीडरशिप नहीं होना, ये भी बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसके कारण ये विद्रोह फेल हुआ था। तो ऑप्शन में जो दिया गया था उसमें से आपको ढूंढना था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के क्रांति के विद्रोह के प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द यहां क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहां पर आपको ढूंढा जा रहा है कि डायरेक्ट रिवोल्ट जो डायरेक्ट रिजल्ट था वो कौन था। पहला, पील आयोग का गठन होना 1860, बिल्कुल डायरेक्ट तो लग रहा है ये भी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की समाप्ति हो जाना, बिल्कुल ये 1858 में हो गया, बिल्कुल ये डायरेक्ट था। भारत में विधान परिषद की स्थापना 1861 में विधान परिषद आ गया। भारत में राजधानी परिवर्तन हो जाना, ये तो नहीं था, ये तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि चेंज ऑफ कैपिटल क्या हुआ था, ये 1912 में हुआ था, तो इसका कोई लेना देना 1857 से नहीं। लेकिन चूंकि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन डायरेक्ट रिलेटेड था, तो चूंकि इसमें से 3 सही हैं, ये तीनों सही हैं। अब एग्जाम में क्या होता है कि जब अगर आपके पास ज्यादा सही मिल जाए तो फिर उसमें से ढूंढना है कि सबसे ज्यादा सही कौन है, ये नहीं कि 3 सही मिल गए इसलिए ये आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें यदि ऑप्शन होता मोर देन 1, जो बीपीएससी पहले पूछता था, 1 से अधिक, तो अगर मोर देन 1 होता तो 100% वो आंसर हो जाता। बट चूंकि यहां मोर देन 1 नहीं है ऑप्शन में, तो इसलिए हम लोग इसमें से सबसे एक्चुअल और सबसे सही उत्तर ढूंढेंगे। तो सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो जाना और ब्रिटिश क्राउन का एस्टेब्लिशमेंट हो जाना, ये सबसे मेन जो है इंपैक्ट था इस 1857 का। बाकी भी इंपैक्ट थे, बाकी भी इसके रिजल्ट थे, बट सबसे मेन इंपैक्ट यही था, इसलिए इसका सही सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आते हैं, बहादुर शाह जफर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एसोसिएशन विथ बहादुर शाह जफर? पहला,
उन्होंने 1857 में बंदी बना लिया गया। ही वॉज टेकन प्रिजनर इन 1857। सेकेंड, उन पर मुकदमा चला और उन्हें भूटान निर्वासित कर दिया गया। ही वॉज ट्राइड एंड एक्सेल टू भूटान। नेक्स्ट, 1865 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बड़े बेटे को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। हिज एल्डर सन वॉज डिक्लेयर्ड एज सक्सेसर और ही डाइड इन द 1865। तो अगर यहां पे हमें क्या ढूंढना है? सही कथन। अब 4 में सही बोला तो इसका मतलब साफ है कि 3 इसमें से क्या होगा? गलत होगा। सर ज्यादा प्रैक्टिस करने से ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल होगा। सबसे बढ़िया होता है कि जो नहीं पढ़ता है उसको ना आता है ना कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन उसी को होगा ना जो कम से कम पढ़ेगा। तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो घबराना नहीं है। और इसके बारे में तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहा करते हैं कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह सकता है तो हम लोग तो कह ही सकते हैं। तो क्या करना है? सिंपल सा रूल होता है कि जो पढ़ता है, जो बनाता है, उसी को कंफ्यूजन होता है, उसी से गलती होती है, वही उस गलती को सुधार सकता है। यदि वो गलती ही नहीं करेगा तो सुधारेगा कैसे? जो पढ़ेगा ही नहीं उसको कंफ्यूजन होगा कैसे? तो इसका मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तभी आप 4 में से 2 में कंफ्यूजन में जा रहे हैं। जो नहीं पढ़ेगा उसको चारों में कंफ्यूजन रहेगा। तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। वो सो जाए आराम से, मजे करे, पढ़ने की क्या जरूरत है? तो इसलिए आपको बस यही करना है कि पढ़ना है। पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर किया जाएगा, और दूर किया जाएगा तो उससे रिजल्ट लाया जाएगा। सर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो ज्यादा कंफ्यूजन के लिए क्या करना चाहिए? चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। एक बार पढ़ के अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाने चाहेंगे तो गलती हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? एक चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। कंफ्यूजन मिनिमाइज हो जाएगा और कम से कम क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन में आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमें यह पता चल गया कि 4 में से 3 तो गलत होगा, तभी हम ढूंढ पाएंगे क्या? एक सही। तो उन्हें 1857 में बंदी बनाया गया था। ये वाला ठीक लग रहा है तो इसको हम लोग सही मान के चलते हैं। उन पर मुकदमा चला और उन्हें भूटान भेजा गया। यहां पकड़ेंगे कीवर्ड कि उनको कहां भेजा गया? भूटान। तो भूटान नहीं गए थे, वो रंगून भेजे गए थे। तो इसलिए इनको क्या हो गया? काट देंगे, क्योंकि रंगून कहां है? बर्मा में है, भूटान में नहीं है। सेकेंड, 1865 में उनकी मृत्यु हो गई। यह भी गलत है। 1865 में नहीं हुई थी, 1862 में उनकी मृत्यु हुई थी, 62 में। तो यह भी गलत हो गया। उनके बड़े बेटे को सक्सेसर बनाया गया। तो यह तो बिल्कुल गलत है। हडसन जो था, निकलसन के बाद जो हडसन आया था दिल्ली में, वो बहुत क्रूर था। उसने क्या किया कि बहादुर शाह जफर को भेज दिया रंगून, और उसके बेटे और उसके पोते को दिल्ली के लाल किला के सामने खड़े करके गोलियों से भून दिया एंड देन उसको क्या किया? फांसी लगा करके टांग दिया उसके लाल किला के सामने। और इस तरह से पूरा का पूरा मुगल वंश ही खत्म कर दिया उसने। तो कोई सक्सेसर चुना, उत्तराधिकारी चुना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यानी हमारे पास गलत गलत गलत, तो बच गया पहला वाला सही, कि पहले वाले यानी 1857 के रिवोल्ट होने के कुछ ही दिनों बाद पकड़ लिए गए जफर और उनको भेज दिया गया रंगून। तो यानी हो गया पहला स्टेटमेंट सही और अदर तीनों स्टेटमेंट हो गए गलत। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित है? जॉन लॉरेंस एवं सीले, इसको सिपाही विद्रोह कहते हैं। सेकंड, आउट्रम एवं टेलर, अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहते हैं। L.R. रीस, श्वेतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष कहते हैं। और T.R. होम्स, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष इसको कहते हैं। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सही सही सुमेलित नहीं है? और यहां लिखा हुआ है कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित वाला है, ये वाला हटा दीजिए नॉट, क्योंकि दोनों जगह गलत हो गया है। तो कौन सही सही मैच करता है? तो कुछ इतिहासकारों ने खास करके स्पेशली इसके बारे में, इसी को कहते हैं हम लोग स्वरूप, यानी आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो आंदोलन के स्वरूप के संबंध में बेसिकली क्या होता है? आंदोलन के स्वरूप में क्या होता है कि 2 तरह की विचारधाराएं, एक ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि भारत के इस मूवमेंट को कमजोर करके दिखाएं, कम करके दिखाएं,
और जो इंडियंस थे उन्होंने ये कोशिश की कि नहीं, हम अपने विद्रोह को बढ़ा चढ़ा के दिखाएं। और इसी कारण क्या हुआ कि अलग अलग रीजन आए। जब इंडियंस की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, नेशनल मूवमेंट था, हमारा एक बहुत बड़ा क्रांति था। बट जब ब्रिटिशर्स की बारी आई तो उन्होंने भारतीय आंदोलन को बहुत छोटा दिखाने का कोशिश किया, और इसको कहते हैं भारतीय इतिहास का स्वरूप बताने की कोशिश करना, यानी 1857 के स्वरूप को बताना। तो यानी जेम्स जॉन लॉरेंस एवं सीले, इसने सिपाही विद्रोह कहा, बिल्कुल सही है। आउटरम एवं टेलर ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था, यह भी सही है। एल.आर. रीज ने इसे श्वेत विद्रोह के विरुद्ध संघर्ष कहा, यह भी सही है। और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा था, यह भी सही है। तो ये थोड़ा रटने वाला है आपके लिए, तो इसको रट सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये चारों के चारों सही सही मैच करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, सही कोड ज्ञात करें। पहला, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। और दूसरा, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की अधिकतम संख्या बंगाल से थी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट 1857 वाज एटली, और द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉय पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बंगाल। तो इस दोनों ही स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से हमें ढूंढना यह था कि सही कोड ढूंढना है। तो सही वाला ढूंढने के लिए क्या करेंगे, पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पे पाम्पस्टन जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, एटली नहीं थे। एटली कब प्रधानमंत्री बनते हैं, वो एटली प्रधानमंत्री बनते हैं 1945 में, यानी बहुत बाद में। इस समय तो कोई लेना देना नहीं। 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा बंगाल से, जी नहीं, बंगाल ने तो बहुत कम पार्टिसिपेट किया था, इसमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सबसे ज्यादा कहां था, अवध में, यानी सबसे ज्यादा सैनिक जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया वो कहां से थे, अवध से थे। तो इस तरह से ही हो गया, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। याद ये रखना है कि 1857 के समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो थे विस्काउंट पाम्पस्टन। पाम्पस्टन का नाम याद रखना है, ये थे उस समय प्राइम मिनिस्टर जिनके समय में 1857 का रिवोल्ट हुआ था। और इस समय जो भारत के वायसराय कौन थे, जो गवर्नर जनरल कहलाते थे, तो थोड़ा कमेंट कीजिए, थोड़ा हम लोग भी देखें कि आप पढ़े हैं, पढ़ के आए हैं आज के क्लास में, तो कमेंट कर सकते हैं कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार 1857 क्रांति के सबसे नजदीक हुआ था, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स वाज क्लोजेस्ट टू द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। यानी जो 1857 की क्रांति हुई वो उसका एक रीजन था कि सोशल जो कॉज था वो रीजन था। तो सोशल रीजन में से कौन सा सोशल कॉज सबसे नियरेस्ट था, क्या सती प्रथा का अंत, नरबली प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, या विधवा पुनर्विवाह। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, नरबली प्रथा 1844 में, दास प्रथा 1843 में, और विधवा पुनर्विवाह हुआ था 1856 में, जो कि हुआ था कैनिंग के समय, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली कैनिंग के ही पीरियड में 1857 की क्रांति हुई, और उसी ने एक सोशल रिफॉर्म किया था जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह, मेकिंग लॉ इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज। तो यानी विडो रीमैरिज का जो एक्ट है वो सबसे नजदीकी सोशल रिफॉर्म था जो कि हुआ था। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कैनिंग से भी रिलेटेड था। किसके समय में हुआ था, तो सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था, नरबली लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, दास प्रथा एलेनबरो के टाइम में, और विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के टाइम में हुआ था। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन थे, तो ये शुरू में नाना साहब को सपोर्ट करते हैं, देन झांसी की रानी को, और झांसी की रानी जब ग्वालियर जाती हैं तो ये उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे, उनके बड़े सहकर्मी के रूप में काम किया। बट झांसी की रानी जब शहीद हो जाती हैं, देन तात्या टोपे नेपाल शिफ्ट हो जाते हैं, और वहीं नेपाल में उनके राजा मानसिंह जो उसके सपोर्टर थे, या कह सकते हैं कि उनके मित्र थे, उन्होंने धोखा दिया और उनकी मृत्यु हो गई। यहां पर तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे का जो एक्चुअल नाम था उसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो ये क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर वगैरह में पूछा गया है, तो ये याद रख सकते हैं कि तात्या टोपे जो थे वो बेसिकली उनका जो एक्चुअल नेम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और जो नाना साहब थे उनका नाम था धोंधू पंत। तो ये भी कभी कभी प्रश्न में आता है कि नाना साहब का एक्चुअल नाम बताइए। एक्चुअल नाम
धोंधू पंत, और ये एक्चुअल नाम था उनका। नाना साहब एज ए टाइटल था और लोग उनको नाना साहब कहकर ही संबोधित करते थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पीटी में दिखेंगे, और खास करके बीपीएससी में जिस तरह से लास्ट ईयर आया था, तो कोई ठीक नहीं है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी दिख जाए। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित किया गया? तो व्हेन वाज द रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट पास्ड? तो ये एक प्रकार का ब्रिटिश ने एक्ट लाया था जिसके तहत जो है धार्मिक रीजन्स को आप आधार नहीं बना सकते हैं मिलिट्री में, आपको जबरदस्ती फोर्सफुली जो है बाहर सेवा करने के लिए भेजा जाता था। प्रिंट आउट अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो कल मैं कंफर्म कर दूंगा, और ऐसे प्रिंट आउट के लिए आपको जो क्लासेस पहले हुए हैं वो अपलोड होंगे ऑलरेडी, आप जाके देखिए, मिल जाएगा। ठीक है, तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ये कैनिंग के पीरियड में पारित हुआ था, और कैनिंग के पीरियड का कहने का मतलब यहां पे क्या आंसर हो सकता है? 1856 ये इस टाइम में पारित हुआ था। तो इसको ध्यान रख सकते हैं कि ये कैनिंग के पीरियड में 1856 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया था, और इसके तहत किसी भी भारतीय सैनिक को भारत से बाहर सर्विस करने के लिए भेजा जा सकता था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किन जिलों में 1857 के क्रांति के दौरान सैनिक शासन लागू किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वाज मार्टियल लॉ इम्पोज ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ या रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन है सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना। तो बिहार जो था एक मेजर स्टेट था जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी, और इस मेजर स्टेट के कई जिलों में मिलिट्री रूल लागू किया गया था। बिकॉज बिहार जो है वो मिलिट्री रूल इसलिए लागू किया गया ताकि विद्रोह को कंट्रोल किया जा सके, और जहां पर ये मिलिट्री रूल लागू हुए थे उसके ऑप्शंस अगर आपको देखें तो ऑप्शन आपको दिखेंगे सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना। तो पटना में तो चूंकि रह रहे थे टेलर खुद, तो इसलिए उन्होंने जो पड़ोसी 3 जिले थे उसको मेन फोकस किया था और वहां मिलिट्री रूल लागू कर दिया था, और बाद में पटना में भी लागू हुआ था, बट शुरू में ये 3 स्टेट में ही यानी 3 डिस्ट्रिक्ट में ही लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? हु हैड एस्टेब्लिश्ड ए पैरेलल गवर्नमेंट इन जगदीशपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब यह होता है कि जब किसी क्षेत्र पर जैसे बिहार था, तो बिहार में जो पटना था मेन, तो यहां पर ब्रिटिश रूल लागू था और ब्रिटिश ही शासन करते थे, और इसी बिहार के सेक्टर के यहां पर छोटा सा क्षेत्र था जगदीशपुर। तो जगदीशपुर में क्या किया कि जगदीशपुर क्षेत्र के लिए एक अलग रूल बना लिया गया और यहां से अपना शासन चलाने लगे, तो उसी को कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। तो ये बाद में जब बाबू कुंवर सिंह ने उस क्षेत्र को जीत लिया था, तो वहां पर कुछ समय के लिए पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ था। कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह का मेन रोल था, बट अमर सिंह ने उसका जो कार्यभार दिया था या लीड करने का अपॉर्चुनिटी दिया था, वो दिया था हरकिशन सिंह को। हरकिशन कौन थे? तो उनके सेनापति थे। तो इस तरह से बाबू कुंवर सिंह के मरने के बाद ये हुआ था, तो कुंवर सिंह इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, जो फटाफट आप लोगों में से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है, यहां ये जगदीशपुर को किसने लीड किया ये नहीं है, जगदीशपुर में किसने समानांतर सरकार बनाई, किसने पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट किया और उसको लीड किया था हरकिशन सिंह ने। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का था तो अमर सिंह का था, बट लीडरशिप इसमें किसका था? हरकिशन सिंह का था। और गवर्नमेंट किसने क्रिएट किया था? तो अमर सिंह। ठीक है, तो किसने स्थापित किया और किसने इसको लीड किया? तो इसमें कहीं से भी बाबू कुंवर सिंह नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कोड चुनें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड। पहला, डॉक्टर लॉयल 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के अफीम एजेंट थे। डॉक्टर लेल वाज ओपियम एजेंट ऑफ पटना ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। उस समय विलियम टेलर पटना प्रमंडल के कमिश्नर थे। विलियम टेलर वाज द कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन एट द टाइम। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि लॉयल जो थे उस समय के अफीम एजेंट थे और जिसकी हत्या जो है वो पीर अली ने कर दी थी। तो पहला वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि पीर अली ने इसको मारा था, तो वो अफीम एजेंट था। सेकेंड, विलियम टेलर उस समय विद्रोह के दौरान विद्रोह को दबाता है और वो पटना प्रमंडल का कमिश्नर था, यानी ये भी सही है। और चूंकि हमें यहाँ क्या ढूंढना है? सही कोड, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 48।
भारतीय विद्रोह के कारण, ये किताब का नाम है। विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। ये कुछ बुक हैं जो कि रिलेटेड हैं 1857 से। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, रिविलियन 1857, ए सिंपोजियम, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस और 1857। तो इसको मैच करना है कि कौन सी किताब किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो आपको आता है वो मैच कीजिए। तो 1857 जो इसके सरकारी इतिहासकार थे वो थे एस.एन. सेन, जो इंडियन हिस्ट्री को सरकारी तौर पे लिखते हैं। तो उन्होंने ही किताब लिखी थी जिसका नाम ही रखा गया था 1857। देन किसने भारत के आंदोलन को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वी.डी. सावरकर ने, उन्होंने इसका नाम रखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। देन किसने सबसे पहली बार इसके कॉजेज, एक क्वेश्चन आता है कि 1857 के क्रांति के कारणों को सबसे पहले किसने हाईलाइट किया था? तो सर सैयद अहमद खां। इसको माना जाता है कि उन्होंने कारण को हाईलाइट किया और उन्होंने ही लिखा कि भारत विद्रोह के कारण, यानी भारतीय विद्रोह के, यानी 1857 के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां। अब बच गया विद्रोह एक संगोष्ठी, ये अपने आप आ गया पीसी जोशी। यानी अगर आपको पीसी जोशी याद नहीं है तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, जो याद है सबसे पहले उसको क्या करेंगे? उसको मैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 4 क्वेश्चन और 4 आंसर हो गए और इसको मैच कर लेंगे। तो इसके बाद आंसर ढूंढेंगे। डी का 2 है तो सबसे पहले यहां आ गए डी का 2, तो ये हमें 2 मिल गए। अगर हमें पता है कि सी का 1 है तो फिर आगे यहां सी का 1 इसमें है, इसलिए 100% आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो जो आता है उधर से ढूंढना शुरू करें, अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 49। 1857 के विद्रोह के दौरान किसे शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया? हु वाज डिक्लेयर्ड द शहंशाह ए हिंदुस्तान ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? शहंशाह ए हिंदुस्तान का मतलब यहां यह है कि किसको बेसिकली भारत के लीडरशिप के रूप में सिंबलाइज किया गया, यानी किसको एज ए सिंबल प्रेजेंट किया गया कि आप ही के अंडर में हम लोग ये रिवोल्ट का पार्टिसिपेशन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह। तो इंडिया लेवल पर जिसको सिंबलाइज किया गया कि आपके अंडर में हम युद्ध लड़ेंगे वो थे मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह उस समय कौन था? तो बहादुर शाह जफर। उसका सेकेंड नाम क्या था? तो बहादुर शाह द्वितीय। तो बेसिकली जिसको सिंबलाइज किया गया, जिसके अंडर आंदोलन लड़ने की बात की गई, उसका नाम था बहादुर शाह सेकेंड। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो गया? बहादुर शाह द्वितीय। और ये उस समय कौन था? तो मुगल रूलर था, इसीलिए इसको जो है बेसिकली एक सिंबल के तौर पे लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा रजवाड़े जो है आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सके। लास्ट क्वेश्चन आते हैं आज के टॉपिक का, आज के दिन का। 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? Which of the following were the reasons for the failure of the revolt of 1857? तो विद्रोह के असफलता के कारणों में कौन कौन से कारण छुपे थे? पहला, ब्रिटिशर्स की सैन्य श्रेष्ठता, मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश। तो बिल्कुल सही बात है कि मिलिट्री जो थी वो ब्रिटिश की अच्छी थी भारतीयों की तुलना में। सेकेंड आते हैं, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। द रिबेल्स हैड नॉट यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, यानी सब में एकता भी नहीं थी और कोई एक खास प्लानिंग भी नहीं था। तो यानी सेकेंड वाला भी सही लग रहा है। थर्ड, समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव। तो बिल्कुल, देयर वाज ए लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया। पार्टिसिपेशन लिमिटेड रहा, रीजन भी लिमिटेड रहा। इसके अलावा पार्टिसिपेशन में ज़्यादातर वैसे लोग पार्टिसिपेट किए जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से परेशान थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेशनलिज्म की भावना उस समय बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं थी, तो इसके कारण ये विद्रोह फेल हो गया। अब यहाँ सही वाला ढूंढना है, तो तीनों के तीनों फेल होने का रीज़न था, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द एबव, यानी तीनों के तीनों सही है। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसके कारण ये फेल हुआ था, जो कि पहले भी 1-2 क्वेश्चन में हम लोगों ने फेलियर की चर्चा की थी। तो इस तरह से ये था 1857 की क्रांति। कल का क्लास का टॉपिक है जनजातीय विद्रोह, यानी ट्राइबल्स मूवमेंट्स। इसके अलावा किसान विद्रोह, फार्मर्स मूवमेंट
और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, जो कि स्पेशली 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि बात करें तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड कौन थे? राजा राम मोहन राय, इसके अलावा दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और बहुत सारे सोशल रिलीजियस संगठन। तो इस तरीके से ये 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक को आप लोग उम्मीदतः रिवीजन कर लेंगे और कल शाम में हम लोग मिलेंगे, इस तीनों टॉपिक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर 50 क्वेश्चन पर हम लोग इसकी चर्चा करते हुए सैकड़ों क्वेश्चन पर थोड़ी सी पकड़ बनाने की और उस पूरे चैप्टर को याद रखने की और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीदतः ये श्रृंखला आप लोगों को पसंद आ रही होगी, ऑब्जेक्टिव्स बनाने में मजा आ रहा होगा। जितने भी आपके PDF अगर पेंडिंग है तो कल निश्चित रूप से आप लोगों को अपलोड हो जाएंगे। आप उनको अभ्यास कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जीवन में सफलता पाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू।